वो हमारा है नंबर 7। ठीक है, यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहले अगर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में जो दो चीज़ें आती हैं कि हाइपोथेसिस और टेस्टिंग, ये क्या चीज़ है। टेस्टिंग का तो हमें नेम से जाहिर है कि हम टेस्ट कर रहे होते हैं इसके अंदर। बेसिकली जब हम टेस्ट हम पढ़ते हैं अपने डेली लाइफ में, फिर हम टेस्ट देते हैं, तो उस टेस्ट का मतलब मकसद क्या होता है। उसका मकसद यही होता है ना कि हमने जितना पढ़ा है तो हम अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हम कितना पढ़ चुके हैं, कितना हमें आता था, और उससे एस्टिमेट ये भी लगा लेते हैं कि हमें कितना नहीं आता था। ठीक है, तो टेस्टिंग का मतलब तो हमें समझ में आ गया था। अब हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है, अ हाइपोथेसिस इज अ स्मार्ट गेस। ठीक है, आप एक चीज़ का गेस कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल, मैं गेस कर लेती हूँ कि मेरे पास कुछ पेशेंट्स आए हैं। ठीक है, मैं उनको देख रही हूँ तो उनको एक सीरियस डिजीज़ है। ठीक है, और मैं उससे एक अंदाज़न अपना एक गेस लगा लेती हूँ कि आया ये बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, अपना हाइपोथेसिस अप्लाई कर रहे हैं, एक स्मार्ट गेस कहते हैं उसको। हाँ, हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस और अ स्टेटमेंट, ठीक है, दैट थिंग माइट टू बी ट्रू बेस्ड ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो और वी ऑब्जर्व। ठीक है, हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है, एक एजुकेटेड गैस है। बेसिकली आप इसको नाम याद कर सकते हैं, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं हाइपोथेसिस को, गैस। कि किसी चीज़ के बारे में आप किसी चीज़ को एज्यूम कर लें, ठीक है, कि ये आया ये चीज़ होगी या नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने इसलिए एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया है, आई थिंक इट विल रेन टुमारो। ठीक है, बिकॉज द स्काई इज क्लाउडी टुडे। अब एक मैं एज्यूम करूँ कि आसमान पे बादल हैं, तो क्या बारिश आएगी। अब हो सकता है बारिश आए, और ये भी 150 चांसेस हैं कि आ सकती है, 50 चांसेस ऐसे हैं कि ना भी आए। ऐसे भी बादल आ जाते हैं आसमान पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं। इन दिस एग्जाम्पल इट विल रेन टुमारो इज अ हाइपोथेसिस, कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो ये क्या है, इसकी एक एग्जाम्पल है हाइपोथेसिस की। क्लियर। एक स्मार्ट गैस या एक गेस्चर कह लें आप इसको, कि आप कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने आई है, कोई बात आई है, ठीक है, आप उसके बारे में फौरन अज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बारे में फोन एक गेस कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ होगी या नहीं होगी। वो बेसिकली हाइपोथेसिस है। और जब वर्ड हमारे पास साथ आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, तो उसका मतलब ये होता है कि फिर उस पर आप टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर काम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिजल्ट ड्रा करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद आपको फाइनल डिसीजन मिलता है कि अब ऐसा होना है या नहीं होना। क्योंकि जैसे हमारे पास पेशेंट की हमने फर्स्ट एग्जांपल ली थी, कि हमारे पास एक पेशेंट है। ठीक है, उसको मैं देखने से तो मैं अंदाज़ा लगा लूंगी कि आया जो उसके पास कोई डिजीज़ है वो 100% ठीक हो जाएगी या नहीं होगी। ठीक है, फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका चेकअप करते हैं, उसको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद ही हमें फाइनल रिजल्ट पता लगता है ना कि अब वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता तभी लगता है। लेकिन जब उसको देखते ही आप गेस्चर निकाल लेते हैं, गेस कर लेते हैं कि इसकी ये डिजीज़ है। और ऐसा होता है ना, कोई सीरियस पेशेंट हमारे पास आ जाता है और हमें देखने से ही पता लग जाता है डॉक्टर्स को कि मतलब अब इसने नहीं बचना, इसकी जो हालत है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, इसने नहीं बचना। तो ये एक चीज़ होती है कि आप फौरन जो गैस कर लेते हैं अपने माइंड से, कि आपके पास एक फौरी आपके माइंड में चीज़ आ जाती है, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, जब वर्ड टेस्टिंग का आ जाता है तो साफ जाहिर है कि उसके ऊपर हमने क्या काम करना है, उसकी इम्प्लीमेंट करनी है, अपनी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करनी है। उसके बाद ही हमें पता लग जाता है कि अब आया ये हमने जो सोचा था, जो हमने गेस किया था, हाइपोथेसिस किया था, अब वो करेक्ट है या नहीं है। ये हमें टेस्टिंग के बाद पता लगता है। तो हाइपोथेसिस और टेस्टिंग का मतलब यही है, जो कि हमने इस चैप्टर में करना था। तो मैंने पहले उसको ब्रीफली समझाना मुनासिब समझा कि पहले हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या है, और जो वर्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग का लफ्ज़ आ रहा है वो क्या चीज़ है। जब तक हमें ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी तभी हम आगे इसको सही से समझ पाएंगे। क्लियर। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ और भी एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है, क्योंकि आप तो जाहिर बात है इस फील्ड के अंदर हैं। तो मेरा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप कोई चीज़ें आपके माइंड में आ रही होंगी कि वाकई ये चीज़ हमने देख चुके हैं या हम कर रहे हैं। तो शायद आपके माइंड में कोई एग्जाम्पल आ रही हो, आपकी अपने फेलोज को समझाना चाह रहे हो, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी वरना फिर मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, इसके हम आगे कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं।
A hypothesis is not a fact. It's statement that we think might be true, but we are not sure yet. वही बात है कि हाइपोथेसिस जो है वो नोट अ फैक्ट नहीं है, मतलब हकीकत नहीं है। वो आप एक इमेजिनरी सोच रहे होते हैं, वो एक स्टेटमेंट होती है डेट वी थिंक, जो हम सोच रहे होते हैं। माइट बी ट्रू, वो ट्रू हो भी सकती है, ठीक है, बट यू आर नॉट श्योर, लेकिन हम उसके बारे में पूरे 100% श्योर नहीं होते हैं कि वो होगी या नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड हमारे पास है हाइपोथेसिस इज टेस्टेबल। वी कैन डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट आर करेक्ट आर कोलेक्ट डाटा डेट लिस्ट वेदर द हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम उस पर टेस्ट अप्लाई कर लें, अपना कोई भी डिज़ाइन हमारे पास आया है या एक्सपेरिमेंट आया है, उसके डाटा को कलेक्ट कर लें, उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करें, उसके बाद हम देखें कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या नहीं है। ठीक है। थर्ड हमारे पास जो है वो है अ हाइपोथेसिस कैन बी प्रूवन और डिसप्रूवन। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ अवर टेस्ट। जो टेस्ट हमने डाटा लिया है, उसको कलेक्ट किया है, उसके ऊपर जो हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, वो टेस्ट अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे वही बेसिकली डिसाइड करेंगे कि वो ट्रू है या नहीं है। ठीक है, हमने जो एग्जांपल ली थी रेन वाली, ठीक है, अब हम बादल आए हैं, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि बारिश आएगी। ठीक है, अब वो हो सकता है बारिश ना आए, हम उसका इंतज़ार करेंगे 10 to 15 मिनट या 2 to 3 मिनट्स हम वेट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो क्लियर हैं या नहीं, उसके बाद बताएगा ना कि बारिश आएगी या नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो दरवाज़ा बज रहा था, घर में कोई था नहीं, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं, ये समझ आ गया आपको सारा? जी मैम। यस मैम। ओके, मजीद आगे चलते हैं। ओके, और हमारे पास है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस के लिए हम दो तरह की टाइप्स लेते हैं, एक हमारे पास है नल और एक हमारे पास है अल्टरनेटिव। बैठी हूँ ऐसी बात नहीं, फोन पे कर रहा हूँ। अच्छा, हमने बात की थी ना कि हाइपोथेसिस ये होता है कि वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए हम दो टाइप्स ले रहे होते हैं। इसको टाइप्स भी कह सकते हैं, इसको चांसेस भी कह सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है नल, ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है। अब नल क्या होता है? अ स्टेटमेंट ऑफ नो इफेक्ट, जिसमें कोई इफेक्ट तो नहीं होता और नो डिफरेंस, और कोई डिफरेंस भी नहीं है, मतलब हम उसमें श्योर नहीं है, तो वो हमारे पास क्या है? नल। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? हम उससे उलट ले रहे हैं, जैसे हमने अभी बात की थी ना कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा वो क्या है? वो नल है। सेकंड हमारे पास क्या है? उसका ऑपोजिट है कि वो आएगी या नहीं आएगी। तो इसलिए इसके हम दो टाइप्स लेते हैं। एक हमारे पास है नल, उसको हम एच नोट से, मतलब एच और साथ हमारे पास जीरो होता है, इसको बेसिकली हम नोट कहते हैं, एच नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एच वन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि आ स्टेटमेंट ऑफ एन इफेक्ट और अ डिफरेंस, इसके अंदर इफेक्ट भी होते हैं और डिफरेंस भी होते हैं। अब जाहिर बात है, नल से उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो वो हम एक चीज़ कह रहे हैं कि होगी और दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि नहीं, हम उसके बारे में श्योर नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव होता है। एक नल हमने बनाई, हमारे पास कुछ भी हमारे पास डाटा है कि मैं ले रही हूँ अपना मीन का, अगर मैं कैलकुलेशन करना चाह रही हूँ कि मेरे पास इतने पेशेंट्स हैं, वो रिकवरी उनकी हो रही है और इनकी नहीं हो रही है, अगर मैं अपना एस्टिमेट लगा रही हूँ 20 पेशेंट्स का, तो मैं एक दफ़ा क्या कहूँगी कि म्यू इज इक्वल्स टू 30, मतलब 10 पेशेंट्स मैं आगे ले रही हूँ, म्यू इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, वो 10 पेशेंट जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं, तो जो उसका अल्टरनेटिव मैं बनाऊंगी वो होगा म्यू डज नॉट इक्वल टू 30, क्योंकि मैंने दोनों चांसेस लेने हैं, क्योंकि हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं, अभी हमें हम श्योर नहीं है। ठीक है, तो हम दोनों रीजंस लेंगे कि वो रिकवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसकी हम दो इसकी सजेशंस बनाते हैं। एक सजेशन हमारे पास होती है नल हाइपोथेसिस, सेकंड हमारे पास होती है उसका अल्टरनेटिव, मतलब उसका उलट। किसका उलट? नल ले रहे हैं हम, जो भी उसमें ले रहे हैं दूसरा, हम उसका ऑपोजिट लेंगे, उसका अल्टरनेट लेंगे। ठीक है।
अब वाई डू वी नीड हाइपोथेसिस, अब हमें हाइपोथेसिस की जरूरत क्यों होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टू गाइड अवर रिसर्च। ठीक है, हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसको गाइड करने में हमें इम्प्रूवमेंट होती है या हमें आसानी होती है। हाइपोथेसिस हेल्प अस फोकस अवर रिसर्च एंड डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट अवर आइडियाज। हमने अपने माइंड में कोई भी आइडिया लिया है रिसर्च के अकॉर्डिंग कि हम इस पे रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम अपने रिसर्च पे फोकस कर सकते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट जो भी हमने लिए उनको डिज़ाइन करने में हमें काफ़ी हेल्पफुल होती है हाइपोथेसिस। सेकंड हमारे पास है टू मेक प्रिडिक्शंस। हाइपोथेसिस अलाउज अस टू मेक प्रिडिक्शंस, ठीक है, अबाउट व्हाट वी थिंक विल हैपन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी हम सिचुएशन अगर ले लें, ठीक है, उस पर हम कोई बात का हम काम कर रहे हैं उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वही बात प्रिडिक्शन का मतलब यही होता है कि आप जायज़ा ले सकते हैं कि वो चीज़ होनी है या नहीं होनी है, तो प्रिडिक्शन के लिए काफ़ी ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। थर्ड हमारे पास आता है टू लर्न एंड डिस्कवर। हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और कोई बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस हेल्प अस लर्न एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स बाय टेस्टिंग। बाय टेस्टिंग का मतलब क्या है कि जब हम उस पर कोई टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं अपने आइडिया के ऊपर या अपने थिंक के ऊपर, जब कोई टेस्ट को अप्लाई कर देते हैं तो हमारे से उससे क्या होता है, हमें वो अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है और रिफाइनिंग होता है। हमारे जो डाटा हम सोच रहे हैं, कोई भी चीज़ एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उसको काम करने में हमें काफ़ी हेल्पफुल मिल जाती है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है डाटा के साथ या जिस चीज़ के भी ऊपर हम टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसलिए हाइपोथेसिस जो है वो इन तमाम चीज़ों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फर्स्ट जो मैंने बताया था वो था हमारे पास रिसर्च, रिसर्च को हमारी गाइड रिसर्च जो है उसको गाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सेकंड हमारे पास था प्रिडिक्शंस, रिजल्ट्स ड्रॉ करने में, कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में, डिसीजन मेकिंग में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। थर्ड हमारे पास था टू लर्न एंड डिस्कवर। हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत सारे अपने आइडियाज़ जो हमने माइंड में सोचे होते हैं उसको हम डिस्कवर कर सकते हैं बाय द रेफरेंस ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, आई होप कि आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी सिंपली जो मैंने आपको समझाया है वो मैंने आपको समझाया था हाइपोथेसिस का, कि हाइपोथेसिस है क्या। टेस्टिंग का मैं आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ, आगे मजीद उसकी डिफाइन के थ्रू हम उसको क्लियर कर लेते हैं कि जब उसके साथ टेस्टिंग का वर्ड यूज़ हो रहा है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो वो क्या चीज़ है। हाइपोथेसिस का हमने समझ लिया है कि वो एक सिंपली गैस है जो कि हम अपने माइंड में कोई भी आइडिया ले आते हैं या कोई चीज़ सोचने लग जाते हैं, तो वो हम रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कितना कर सकते हैं, कितना श्योर होते हैं या नहीं होते हैं, उस चीज़ को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब जब वर्ड आ गया हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, तो उसकी डिफाइन देख लेते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ प्रोसीजर, ये कैसा प्रोसीजर है फॉर डिटरमाइनिंग, हम ये डिटरमिनेंट कर सकते हैं कि वेदर अ हाइपोथेसिस, जो कि हम हाइपोथेसिस ले रहे हैं मतलब कोई भी आइडिया जो आपने सोचा है अबाउट अ पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन पैरामीटर की बात की जा रही है, इज कॉन्सिस्टेंट, कि वो कंसिस्टेंट है विद द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम अ सैम्पल। विद द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम अ सैम्पल का मतलब ये है कि हम उस पर कोई भी स्टैटिस्टिक अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली स्टैटिस्टिक को हम सैम्पल भी कहते हैं। जब हमने सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक किया था तो हमने सारी बातें डिटेल से पढ़ी थी कि जहाँ सैम्पल का वर्ड आएगा, स्टैटिस्टिक का वर्ड आएगा, तो हम कोई भी स्टैटिस्टिक अप्लाई करने के बाद अपने पॉपुलेशन पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम कोई भी जब उसमें डिटरमाइनिंग कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्लियर। और मजीद इसकी मैंने इसको ज़रा डिफाइन करके लिख दिया है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, बेसिकली ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है यूज इन बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिक्स में यूज़ की जाती है टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। हमने कोई पॉपुलेशन पैरामीटर के अबाउट में हम इन्फ्लुएंसेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन अ सैंपल ऑफ डाटा। डाटा कौन सा लेंगे, हम सैंपल ऑफ डाटा लेंगे। इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, हम अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को इन्वॉल्व करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, जो कि हम कहाँ से लेते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर से, अगेंस्ट एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसके अल्टरनेट हम कोई इसका डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब वही बात है कि उसका अल्टर हमने कोई चीज़ सजेस्ट की है, उसका हम अल्टरनेट रिजल्ट उसको डिफाइन करके फिर हमने बताना है कि कौन सा रिजल्ट, मतलब जो नल अल्टरनेट ले रहे थे या अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले रहे थे, उन दोनों में से कौन सी प्रिडिक्शन ऐसी है जो कि करेक्ट है। जो हमने अपना आइडिया सोचा है माइंड में, कोई हमने छोटा सा गेस्चर लेके आ गए हैं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू हमारे माइंड में आ चुका था, वो कितना हेल्पफुल है या नहीं है, तो हम फिर एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, या तो नल को या अल्टरनेटिव को, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उससे अगेंस्ट हमें जो हम उसको सोचते हैं ना अपने दिमाग में, तो उसको अमल में लेने आने में काफ़ी हेल्पफुल होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग।
नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन बायोस्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंस इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। फर्स्ट हमारे पास जो है वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमारी काफ़ी हेल्पफुल होती है। सेकंड हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड हमारे पास है नॉलेजेबल जनरेशन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग देख लेते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हेल्प्स रिसर्चर्स। किसको हेल्प मिलती है? इसको रिसर्चर्स को हेल्प मिलती है। रिसर्चर्स वो हम भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हमने अपने माइंड में आइडिया लिया है तो हम एक रिसर्चर है ना, हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उस चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं। मेक इन्फॉर्म डिसीजन, उनको डिसीजन मेकिंग में उनको काफ़ी हेल्पफुल होती है, उनके लिए मुफीद होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट्स और इंटरवेंशन, ठीक है। हम कोई भी चीज़ सोच रहे हैं उस पर किस तरह हमने ट्रीटमेंट करना है, उसका किस तरह उसके इफेक्ट, उसके रिजल्ट ड्रॉ करने हैं। तो जो हम रिजल्ट देखिए ना, हम कैलकुलेशन कर चुके हैं हाइपोथेसिस के अंदर, ठीक है। अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई करके अपने टेबुलेटेड वैल्यू को हमने अब कैलकुलेटेड वैल्यू से कंपैरिजन कर भी कर चुके हैं। अब लास्ट में हमारे पास होता है डिसीजन मेकिंग का। तो बेसिकली इसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर ही हम इसको डिसीजन कर सकते हैं कि वो आया हुआ चीज़ हमारे लिए कितनी सूटेबल है या नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर ये काफ़ी हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। सेकंड हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हेल्प्स रिसर्चर असेस द रिस्क ऑफ एडवर्स इवेंट्स और आउटकम्स। हमारे पास जितने भी हमारे आउटकम्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनमें क्या क्या रिस्क हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, उस चीज़ को भी देख लेते हैं हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर। थर्ड हमारे पास है नॉलेजेबल जनरेशन। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हेल्प्स रिसर्चर जनरेट न्यू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब हर रिसर्चर जो है वो अपना अलग एक एस्टिमेट लगा रहा होता है या अलग कंक्लूजन कर रहा होता है। बेसिकली अगर मैं आपकी पूरी क्लास को भी एक डाटा देती हूँ, ठीक है, कि आप इसको उसके ऊपर कोई भी मैं आपको टेक्निक दे देती हूँ कि इसके ऊपर अप्लाई करें, तो ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट, मैंने 100 सैंपल दे दिए हैं आपको, सॉरी 100 पॉपुलेशन दे दी है मैंने आपको टोटल, ठीक है, उसमें से आपने सैंपल ड्रॉ करने हैं। तो कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो कि कुछ ऐसे सैंपल ले लेगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आप सैंपल ले रहे होंगे तो उसके अंदर आप फिर डिफरेंट इम्प्लीमेशंस कर रहे होंगे, टेस्टिंग अप्लाई कर रहे होंगे, टेस्टिंग बना रहे होंगे, तो हर किसी के रिजल्ट जो हैं वो डिफरेंट आएंगे। तो वो जनरेशन का मतलब यही चीज़ हो रही है कि हमारी जनरेशन है जो कि काम कर रही होती है, कोई भी चीज़ माइंड में सोचती है फिर उसको करके दिखाती है, तो उनके लिए काफ़ी नॉलेजेबल है, ठीक है। तो उनको ये चीज़ खुद करने में मज़ा आता है खुद, ठीक है। वो देखते हैं कि हमने जो चीज़ सोची थी कि आया वो हमारी ज़िंदगी में हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूंगी कि जैसे अब आपके मिड के रिजल्ट मैंने पेपर्स हुए हैं, ठीक है। तो आप सबने मेहनत की है, आपने उस पर काम किया है, उसको याद किए है, ठीक है, फिर उसके ऊपर आपने पेपर दिए हैं। अब हर एक स्टूडेंट जो है वो ये जानना चाहता, अब सोच रहा होगा कि आया मेरे नंबर इतने आए होंगे या नहीं आए होंगे, और जब तक हम उसको रिजल्ट फिर नहीं शो करवाएंगे कि आया वो इसके इतने नंबर आए हैं या नहीं आए हैं, तब तक तो वो एस्टिमेट ही लगाता रहेगा ना कि मेरे इतने आए होंगे शायद, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी तैयारी की थी, या मेरे इस तरह की मेरी तैयारी थी, तो मेरा रिजल्ट इस तरह का आया होगा। तो हर एक अपने माइंड में जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा होगा अपने रिजल्ट्स की नंबर्स। तो लेकिन जब फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब उनका रिजल्ट उनके सामने शो होगा कि आपके पास ये रिजल्ट आया आपका, तो फिर उनको चीज़ में अंदाज़ा लगेगा कि हाँ मैंने तो ये सोचा था और मेरा रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आया है, इतना आया है। तो मतलब मेरी प्रिडिक्शन सही थी कि मैंने इतना पढ़ा था, तो मेरे नंबर भी उतने ही आए हैं। तो अगर कोई गलत सोच रहा होगा, उसको ये लग रहा होगा कि अभी मैंने मेहनत तो की नहीं ना, मैंने याद किया, तो हो सकता है मेरा रिजल्ट बुरा आया हो, लेकिन क्या पता उसका अच्छा आ गया हो, ठीक है। फिर उसको वो प्रिडिक्ट करेगा आपस में ही कि मैंने तो इतना सोचा था और मेरा इतना आ चुका है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया ताकि थोड़ा सा आप कंपैरिजन कर सकें अपने टॉपिक के रेलिवेंट, कि जो चीज़ें समझाई गई हैं और इस तरह थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू ना क्लियर हो जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसकी समरी के ऊपर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ पावरफुल टूल इन बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है, दैट इनेबल रिसर्चर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है, असेस रिस्क एंड जनरेट न्यू नॉलेज, ठीक है। वही बात सारी है। एक बेसिकली समरी दे दी गई है आपको कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसकी समरी ये है। बेसिकली सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट टूल है बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर, जिसके अंदर रिसर्चर्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उसने अपने डिसीजन किस तरह करने हैं, रिस्क फैक्टर किस तरह फाइंड करने हैं, और अपनी जो है न्यू नॉलेज किस तरह जनरेट करने हैं, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम पढ़ चुके हैं, वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अब उसको हम इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके जैसे मैंने आपको मीन मीडियन मोड करवाया था, ठीक है। मैं सब फर्स्टली आपको जब वो करवा रही थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं उसके अंदर कुछ आपको स्टेप्स बताए थे कि पहले डाटा को अरेंज करते हैं, फिर डाटा के ऊपर इस तरह काम करते हैं, फिर टेबल्स बनाते हैं। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं कि अगर हम उन स्टेप्स को याद कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी से सॉल्व हो जाता है। हमारी कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो कि हम भूल जाएं, तो इस तरह के कोई चांसेस नहीं होते हैं।
तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, हम सबसे पहले अपना नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। अपने डाटा को देखते हैं कि हमारे डाटा में हमें क्या कहा गया है, किस चीज़ को फाइंड करने के लिए कहा गया। फॉर एग्जांपल, मुझे मीन के वैल्यूज़ दे दी गई हैं और मुझे टेस्ट अप्लाई करना है, अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना नल और अल्टरनेटिव जो मेरी हाइपोथेसिस है, मतलब मेरा आइडिया है माइंड में, उसको मैं अपना फार्मूलेट करूंगी, मतलब उसको लिखूंगी। सेकंड मेरे पास क्या होगा, चूज अ सिग्निफिकेंस लेवल। इसके अंदर हमने अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमारा सिग्मा होता है उसको हमने चूज करना होता है, वो हम कितना रखते हैं। अमूमन इसको हम ब्रीफली आगे डिस्क्राइब तो करेंगे, ऐसे तो नहीं मैं आपको कोई क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन इसके अभी मैं आपको स्टेप्स याद करवा रही हूँ। इसके बारे में मजीद नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी हम ब्रीफली पढ़ेंगे और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को भी। मकसद अभी ये है कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स हैं, इनको आपने माइंड में रखना है और किस तरह याद करना है। ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ी हुई है, टी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ी हुई है, उसके अलावा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो कोई भी हमने अपने डाटा के अकॉर्डिंग टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई करनी होती है। फोर्थ हमारे पास आता है डिटरमाइन द पी वैल्यू। पी वैल्यू से मुराद यही होती है कि जो मैंने आपको टेबल्स वगैरह करवाए थे, आई थिंक आपको याद होगा। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जब अप्लाई करते हैं वो हमारे पास होती है कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कि हमने खुद कैलकुलेट की होती है। पी वैल्यू से मुराद ये होता है कि जो आप टेबुलेटेड वैल्यू देखते हैं, मतलब कोई भी आप जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, उसका मैंने आपको टेबल बताया था, तो उस टेबल वैल्यू जो हम देखते हैं उसको बेसिकली हम पी वैल्यू कहते हैं। ठीक है। हो लास्ट रही में है हमारे पास क्या काम। होता है, जब हमने हर चीज कैलकुलेट कर ली है, अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टैटिस्टिक अप्लाई कर ली है, टेबुलेटेड वैल्यू पी वैल्यू देख चुके हैं, लास्ट में हमारे पास क्या होता है, मेक अ डिसीजन। फिर हमने हमारे पास सब रिजल्ट्स आ चुके हैं, लास्ट में क्या होता है, हमने अपना डिसीजन बनाना होता है कि हमने अपना कौन सा जो हाइपोथेसिस है उसको जो रिजेक्ट करना है, और कौन सा है ऑल्टरनेटिव जिसको मैंने एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अपना बारिश वाली रेन वाली ले लेते हैं कि बारिश आएगी या नहीं आएगी। अगर मेरे पास अब बारिश आ गई है, ठीक है, और मैंने अपना फॉर एग्जांपल गूगल से मैंने हेल्प ले ली थी, गूगल पे जैसे हमारे पास आता है ना वेदर फोरकास्टिंग, हम देख लेते हैं कि उसमें कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि वाकई बारिश आनी है। तो उसको लेकर और मैं अपने माइंड की जो मेरा स्केच होता है उसको मैं लेकर कंपैरिजन करती हूँ उन दोनों को लेकर। तो उसके अकॉर्डिंग जब बारिश होकर होगी तो फिर मैं अपना क्या करूँगी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर एक्सेप्ट कर लूंगी, वरना रिजेक्ट कर दूंगी। हम उसकी बेस पे करते हैं। मजीद जब हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे, क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, तो हमें और आसानी हो जाएगी इसको याद रखने में कि किसको हमने एक्सेप्ट करना है और कब रिजेक्ट करना है, कब एक्सेप्ट करना है। ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग लास्ट स्टेप हमारे पास होता है डिसीजन मेकिंग का। उसके अलावा इसकी टाइप्स होती हैं। हाइपोथेसिस टेस्ट की कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं हमारे पास। वो वन टेल टेस्ट भी हो सकता है, टू टेल टेस्ट भी हो सकता है, हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट भी हो सकता है, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम हमने अपना आई थिंक जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, उसकी मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी। तो वन टेल का मतलब क्या होता है कि वन टेल कब होगा, टू टेल कब होगा, ये मैंने आपको उस टाइम वहाँ पे बताया था। वन टेल क्या होता है, टेस्ट फॉर एन इफेक्ट इन वन डायरेक्शन, कि जब हमने चीज़ अपना टेस्ट अप्लाई किया है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, तो हमारे पास क्या होता है, वो वन टेल। टू टेल कब होता है, जब टेस्ट फॉर एन इफेक्ट, टेस्ट के ऊपर कोई भी आप इफेक्ट अप्लाई कर चुकी हैं तो वो बोथ डायरेक्शन में जा रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक पेशेंट ले रही हूँ, ठीक है, वो मैं देख रही हूँ कि उसकी रिकवरी कितनी परसेंट जा रही है, जा भी रही है या नहीं जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल वो सिर्फ जा रही है तो मेरे पास वो वन टेल टेस्ट है। और अगर मैं अभी तक एस्टिमेट नहीं कर पाई अपनी रिकवरी, उसकी ट्रीटमेंट के बाद, उसकी मेडिकेशन के बाद, तब भी मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि वो रिकवरी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब दोनों मेरे पास चांसेस हैं कि वो जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता है, टेस्ट अप्लाई करने के बाद भी। तो वो मेरे पास क्या होगा, टू टेल टेस्ट। ठीक है। तो वो क्योंकि बोथ डायरेक्शन में जा रहा है। थर्ड हमारे पास है पैरामीट्रिक टेस्ट, एज्यूम अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डाटा। आप कोई भी एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं डाटा के अंदर कि मैंने इस डाटा के अंदर जो भी टेस्ट अप्लाई करना है सिर्फ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है, तो हमारे पास होती है पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, डज नॉट एज्यूम अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप कोई भी चीज एज्यूम नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। जरूरी, जैसे मैंने उसके अंदर मैंने आपको पहले बताया पैरामीट्रिक के अंदर कि हमने सिर्फ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर एज्यूम कर ली है तो सिर्फ हम उसी को लेंगे, नहीं। इसके अंदर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं, नॉर्मल ले सकते हैं, बायनोमियल ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जी टेस्ट, हर कुछ अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या होती है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट।
पैरामीट्रिक टेस्ट कब होगा? जब वो हमें खुद कहेगा कि आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये पैरामीट्रिक टेस्ट की बात की जा रही है। जब हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन बताई ही नहीं जाएगी कि आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जाहिर है वो हमारे पास क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। लास्ट में हमारे पास है वही बात आ गई है, कॉमन हाइपोथेसिस टेस्ट इन बायोस्टैटिस्टिक्स। अब आप कौन कौन से टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टी टेस्ट, ठीक है, कंपेयर्स द मीन फॉर टू ग्रुप, हम इस पर टी टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। टी टेस्ट को बेसिकली जी टेस्ट भी हम कह सकते हैं। जी टेस्ट जो हमने लास्ट टाइम किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो जी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। अभी हम सिर्फ उसके अकॉर्डिंग करेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने जी टेस्ट, मतलब टी टेस्ट भी उसको कहते हैं, हमने वो पढ़ लिया, तो सिर्फ हम उसको भी करेंगे। अनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, ये हमारे सिलेबस में तो डेफिनेटली इंक्लूड हैं टॉपिक्स वगैरह। ब्रीफली इसको हमने पढ़ना है, जब इसको हम करेंगे तभी मैं आपको ये भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अप्लाई करना सिखा दूंगी उधर। तो अभी जो हम कर रहे हैं, हमने किया है जी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको ही हम देखेंगे, ठीक है। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों कब करते हैं? जब हमने कंपेयर करना होता है मीन के टू ग्रुप्स को, ठीक है। मीन के कोई से भी टू ग्रुप्स हैं उसको जब हमने कंपेयर करना होता है, तो उसके लिए हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। अनोवा कब करते हैं? जब हमने मीन्स को, ठीक है, उसके अंदर हम दो मीन्स को कंपेयर करे होते हैं, तब हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। जब हमने ये दो या दो से ज्यादा, तीन चार, कोई भी मीन्स हमारे पास ग्रुप्स हैं, उनको हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो फिर हम एनोवा यूज करते हैं। काई स्क्वायर हम तब अप्लाई करते हैं जब हमने प्रोपोर्शंस का डिफरेंस लेना होता है, तो हम उसके लिए काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस कब करते हैं? टेस्ट फॉर अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जब वेरिएबल्स के दरमियान हमने रिलेशनशिप को चेक करना होता है, तो उसके लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, उसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स क्या हैं, उसको माइंड में रखते हुए कल हमने इंशाल्लाह उसकी टाइप जो स्टेप्स हैं मज़ीद उनको डिस्क्राइब करेंगे। साथ इंशाल्लाह उसकी एग्जांपल्स वगैरह भी करेंगे, और बुक के मेरे पास जो है केस नागी की, उसी से मैं क्वेश्चन एग्जांपल ले लूँगी कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हमने करनी है। आप ये लेक्चर सुन लीजिएगा, सुना होगा आपने, जो यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन्होंने तो सुना होगा, तो समझ आ गया होगा आई थिंक। अगर मजीद कोई क्यूरी रह गई होगी तो वो कल आप डिस्कस कर लीजिएगा मेरे साथ ना। बाकी लेक्चर भी मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करके ना, तो उसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसको आपने अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना है। कल इंशाल्लाह फिर हम इसके जो स्टेप्स हमने छः स्टेप, फाइव स्टेप्स थे आई थिंक, हमने जो स्टडी की हैं, उसको इंशाल्लाह मजीद ब्रीफली डिटेल के साथ कि वो चीज़ें किस तरह हमें सोल्व करनी है। नल अल्टरनेट को हम देखेंगे अच्छे तरीके से, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। भाई कोई क्यूरी है अभी तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आज के टॉपिक के रेलिवेंट, है किसी का कोई क्वेश्चन? वो जो मैंने एक असाइनमेंट दिया उसको आपने माइंड में रखते करना है। कल आपके पास, आज जैसे मंडे है तो आपके पास थर्सडे तक का टाइम है, तो वो असाइनमेंट आप मुझे कभी भी सेंड कर सकते हैं। थर्सडे तक आपका पास टाइम है। आप साथ साथ लेक्चर वगैरह भी लेते रहें, इसको सुने, इस पे काम करें, इसको समझें। और मजीद उसके अलावा जो मैंने असाइनमेंट दिया उसका टाइम आपके पास थर्सडे तक है, वो मैं आज ग्रुप में ना मैं टाइप करके भी लीव कर दूंगी मैसेज कि क्या असाइनमेंट वगैरह है और कब तक उसका टाइम है, ठीक है। जी मैम। बाकी आज का लेक्चर समझ में आ गया बाकी सबको? जी मैम। ओके, थैंक यू। जी मैम। मजीद आप जब इसको पढ़ेंगे तो कोई क्यूरी होगी तो इंशाल्लाह, मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि जैसे पहले हमने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हम फिर क्विज बेस पे आ गए थे, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल हो गया था कि हम डेली क्विज लेते थे, तो कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती थी क्योंकि आप पढ़ के आते थे, जाहिर बात है। फिर जो क्वेश्चन आपके माइंड में होते थे वो आप पूछ लेते थे। तो इस बार भी यही किया जाए, पहले सारा सिलेबस कवर कर लिया जाए, आपको समझा लिया जाए, पढ़ा लिया जाए, फिर क्विज की तरफ हम मूव ऑन करके अपने क्विज स्टार्ट करके ना, तो डेली बेस पे फिर इंशाल्लाह उसको डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मैम।